हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज डे 11 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मीन्स पीवाईक्यू सीरीज. Yesterday we have discussed land reforms under agriculture of GS3 paper. Today we are going to cover questions on different types of irrigation and irrigation system. 6 questions have been asked from this topic in last 10 years. Many a time a question has been repeated as it is. Major theme of all these questions is more or less similar, given on the screen. So let us start our today's discussion. सो इरिगेशन पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसी साल 2025 में आया था, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया. वट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो रहा है इंडिया में, और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है और क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिटिगेट करने के लिए, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को कम करने के लिए. दूसरा क्वेश्चन है कि वट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स. स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट. तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो 2024 का है, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन में इरिगेशन सिस्टम के जो चैलेंजेस हैं वो पूछे गए हैं और गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए, ये पूछा गया है. तो जो हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चन हैं, इनका जो पैटर्न है वो सेम ही है कि फर्स्ट वाले में इन्होंने ग्राउंड वाटर के बारे में पूछा और दूसरे वाले में इन्होंने इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूछा है, और फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन को कम करने के लिए और एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए. थर्ड क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हाउ एंड टू वट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सोल्विंग इंडियाज़ वाटर क्राइसिस. की जो माइक्रो इरिगेशन है वो कैसे हेल्प कर सकता है जो इंडिया का वाटर क्राइसिस है उसको सोल्व करने के लिए. फोर्थ क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि सजेस्ट करो मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर डिप्लेटिंग सिनेरियो. की वाटर डिप्लेट कर रहा है तो उसके जुडिशियस यूज़ के लिए आपको मेजर्स सजेस्ट करने हैं ताकि वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सके. फिफ्थ क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था कि एलेबरेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. और लास्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था जो कि 10 मार्क्स का था कि व्हाट इज़ वाटर यूज एफिशिएंसी, और डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माइक्रो इरिगेशन है ये रिपीट हुआ है 2016 के बाद 2021 में, और ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनका थीम और जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है इनका थीम ये सेम है. तो अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो अब इनका इंट्रो ये स्टार्ट कर सकते हैं कि मिहिर शाह कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो 60% डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से जो 60% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फेस कर रही हैं ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से जो ओवर एक्सप्लोइटेड ब्लॉक्स हैं उनका नंबर कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. या फिर आप दूसरा नीति आयोग की रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि एज पर नीति आयोग रिपोर्ट ऑफ 2023 इंडिया जो है 80% जो उसका फ्रेश वाटर है वो इरीगेशन के लिए यूज़ कर लेता है. येट जो इरीगेशन की एफिशिएंसी है वो अभी भी 40% से कम ही है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं 80% वाटर. तो ये डीप सिस्टमेटिक इश्यू को शो कर रहा है. या फिर अगर आपके पास माइक्रो इरिगेशन का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे उसकी थोड़ी डेफिनेशन बता सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन जो है एक मेथड है इरिगेशन का जो कि डिलीवर करता है वाटर को डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट इन स्मॉल कंट्रोल्ड क्वांटिटी. की ये वाटर की वेस्टेज को रोकता है और वाटर की जो प्लांट की जो जड़ें हैं उन तक ही पानी पहुँचाता है डायरेक्टली. तो इससे वेस्टेज कम होता है और पानी को हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. और कौन से सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया या फिर माइक्रो स्प्रिंकलर हो गया. तो अगर आपके पास माइक्रो इरिगेशन का क्वेश्चन आता है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो ये वाला लिख सकते हैं, और अगर इरिगेशन वाला आता है तो आप ये वाला इंट्रो लिख सकते हैं. अब हम इनके जो मेजर थीम थे उनको डिस्कस करते हैं. कि जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फैक्टर्स बताने थे जो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर्स इन इंडिया. तो कौन से फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है. पहला फैक्टर है कि डोमिनेंस ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. कि इंडिया के अंदर जो वाटर
वाटर जो क्रॉप्स ज़्यादा पानी लेते हैं उनका डोमिनेंस है, जैसे कि पैडी और शुगर केन हो गया। शुगर केन की जो 3% लैंड है उसके लिए 60% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एफिशिएंट वाटर को यूज़ नहीं करती है। सेकंड है सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड इनपुट इंसेंटिव्स एनकरेजेस एक्सेसिव पंपिंग लीड्स टू ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। की बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है, या फिर जो भी इनपुट है उन पे आपको इंसेंटिव मिलता है। तो अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो आप वाटर का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी बार इनएफिशिएंट तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि पंपिंग से यूज़ कर रहे हैं, पंप्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर डिप्लेट होता है। थर्ड है ओवर रिलायंस ऑन फूड इरिगेशन विद लो माइक्रो इरिगेशन अडोप्शन। कि जो फ्लड इरिगेशन है कि मोस्टली स्टेट्स में क्या होता है कि माइक्रो इरिगेशन की जगह आप फ्लड इरिगेशन का यूज़ करते हैं। फ्लड इरिगेशन बेसिकली क्या होता है कि आप खुला पानी देते हो खेतों के अंदर, कि आपने जो भी पाइप है उससे उसको आपने खुला छोड़ दिया, कि जिससे कि पानी का वेस्टेज होता है और जितनी आपको पानी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपके जो पौधे हैं उनको ज़्यादा पानी मिल रहा है। तो ये चीज़ दिखा रही है कि आप फ्लड इरिगेशन पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, और माइक्रो इरिगेशन पे आपने माइक्रो इरिगेशन को आपने कम अडोप्ट किया है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन और कंक्रीटाइजेशन जो है, इसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन जोन जो है वो कम हो गए हैं, और जो नेचुरल रिचार्ज है वो भी कम हो गया है। कि अभी चूँकि शहरों में कंक्रीट की सड़कें वगैरह बन गई हैं, तो अभी पानी जो है वो ज़मीन के अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाता है, जिससे कि उसका इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि जो मानसून का जो पैटर्न है वो अनइवन है, और जिससे कि एवोपरेशन जो होता है वो राइज हो जाता है, कि पानी जो है बहुत जल्दी भाप बन के उड़ रहा है, तो रिचार्ज जो रेट है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो रहा है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, कि बहुत सारे जो एक्विफर्स हैं वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से वो अनफिट बन रहे हैं, और इसकी वजह से जो क्लीन वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट की तरफ से वीक रेगुलेशन है, या फिर गवर्नेंस और अवेयरनेस वाले मेजर्स जो हैं वो कम है, जिसकी वजह से वाटर एफिशिएंसी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू मिटिगेट सच डिप्लेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर। तो पहला है कि अटल भूजल योजना, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फॉर कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन 8 प्रायोरिटी स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने ये अटल भूजल योजना लॉन्च की थी। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये बेसिकली इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो कि प्रमोट करता है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को, कि इसको प्रमोट गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि जो पानी है उसका खेतों के अंदर एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल एक्वीफर मैपिंग टू गाइड सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन की। ये एक मैपिंग की एक स्कीम है, जिसके अंडर ये होता है कि आपके पौधों को या आपके खेत को कितने पानी की ज़रूरत है, तो उसकी मैपिंग करके उस खेत में उतनी ही सप्लाई की जाती है ताकि वाटर को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज, कि इसके अंडर ये होता है कि 1.4 करोड़ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स प्लान किए गए थे नेशन वाइड। नेक्स्ट वाटर साइड एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे अर्बन एरियाज़ के अंदर। अगला है मिशन अमृत सरोवर। इसके अंदर 75 वाटर बॉडीज़ हैं जिनको पर डिस्ट्रिक्ट 75 वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट किया जाएगा, ताकि हम रिचार्ज को एनहेंस कर सकें, कि पुराने जो जोहड़ तालाब वगैरह है उनको रिपेयर वगैरह किया जाएगा ताकि उनमें पानी को स्टोर किया जा सके, और ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो एनहेंस हो। नेक्स्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, जिससे कि आप मेज और पल्सेस और मिलेट्स को प्रमोट कर सको, और जो चावल और गेहूँ हैं उन पे आप कम रिलाई करो, क्योंकि जो चावल और गेहूँ वगैरह है इनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, स्पेशली चावल की खेती के लिए। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर रेगुलेशन गाइडलाइंस, ये 2023 के अंदर लॉन्च की गई थी, जिसमें इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था नए बोरवेल्स बनाने से, और लिंकिंग एक्सट्रैक्शंस टू वाटर यूज एफिशिएंसी नॉर्म, की नए बोरवेल नहीं बनाए जाएंगे, जो पुराने बोरवेल वगैरह हैं उन्हीं को ही रिनोवेट वगैरह या फिर उन्हीं को सही किया जाएगा ताकि उनको ही हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स। इसके अंडर फास्ट ट्रैकिंग 99 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट थ्रू द लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, कि जो 99 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया था स्कीम के अंडर।
नेक्स्ट है हर खेत को पानी बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एनहेंस एरिया अंडर इरीगेटेड वाटर की इसके ये जो स्कीम है हर खेत को पानी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था ताकि इरीगेटेड वाटर के अंडर जो एरिया है वो हम बढ़ा सकें कि हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम टू इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज कि खेत के ऊपर ही आप पानी को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये कुछ मेजर्स थे जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि आप ग्राउंड वाटर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो कि इंडियन इरिगेशन सिस्टम अभी फेस कर रहे हैं रिसेंट के टाइम में, और गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं फॉर एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट। तो क्या मेजर चैलेंजेस हैं इंडियन इरिगेशन सिस्टम में कि वहीं कि फ्लड इरिगेशन, जैसे मैंने बताया कि खेतों में खुला पानी दिया जाता है, ना कि स्प्रिंकलर्स और माइक्रो इरिगेशन का यूज़ किया जाता है जिससे कि ज़्यादा वेस्टेज होता है। दूसरा, ग्राउंड वाटर को और एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, जिससे कि जो एक्वीफर्स हैं वो डिप्लेट करते हैं। नेक्स्ट है रीजनल इम्बैलेंस कि कैनाल नेटवर्क जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, स्पेशली पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले, राजस्थान को जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे। तो कैनाल के यूज़ की वजह से इन एरियाज़ में पानी को इनएफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पुअर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सिल्टेशन ऑफ कैनाल, सीपेज लॉस एंड आउटडेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेवल है वो भी बहुत ही पुअर लेवल पे चल रहा है, और आप ये जो भी कैनाल है इनका आप एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हो जिससे कि वाटर का लॉस हो रहा है। डिलेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यू टू वीक कोऑर्डिनेशन एंड लैंड इश्यूज, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सतलुज यमुना रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच में है। इन दोनों स्टेट्स के बीच में अभी कोऑर्डिनेशन की वजह से इश्यू चल रहा है कि हरियाणा ने अपनी साइड से जो इसका प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर दिया, बट पंजाब ने अभी तक नहीं किया है। उसके कुछ अपने रीजंस हैं, तो जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये भी डिले कर रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर ड्रेनेज एंड ओवर इरीगेशन रिड्यूस सोइल प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन कमांड एरियाज कि अब जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर जैसे मैंने बताया कि ऊपर था ये वाला पार्ट कि फ्लड इरीगेशन जिसको कि हम ओवर इरीगेशन भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से सोइल, अगर आप खेत में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप पानी दे रहे हो तो जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है, स्पेशली कमांड एरियाज़ के अंदर। नेक्स्ट है इरेगुलर मॉनसून पैटर्न्स है जिसकी वजह से, और या फिर ड्रोट, ये अफेक्ट करते हैं रिजर्वोयर स्टोरेज को और इरीगेशन रिलायबिलिटी को कि अगर मानसून लेट हो जाता है। काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे खेती के लिए वो लोग मोस्टली मानसून पे डिपेंड करते हैं, और अगर मानसून लेट हो जाता है तो उस एरिया में ड्रोट वाली सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से जो इरिगेशन है, जिसकी वजह से जो उनकी फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं इरिगेशन के लिए, तो इरिगेशन के लिए आप जो मैंने गवर्नमेंट के मेजर्स बताए थे डिप्लेशन वाले, इन्हीं में से आप 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं। बेसिकली जो इरिगेशन खेती या फिर इरिगेशन से रिलेटेड है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जल योजना, ये वाला आप लिख सकते हैं। नेशनल एक्वीफर मैपिंग वाला लिख सकते हैं, और वाटर शेड और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला लिख सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का आप लिख सकते हैं। ग्राउंड वाटर रेगुलेशन गाइडलाइंस वाले लिख सकते हैं। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम लिख सकते हैं। हर खेत को पानी और कमांड एरिया डेवलपमेंट, तो इनमें से आप कोई भी 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि इरिगेशन वाली क्वेश्चन को भी सप्लीमेंट कर रहे हैं। या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स नीडेड है। तो एक मिहिर सा कमेटी बनी थी, तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आपको जो आईपीसी और आईपीयू गैप है उसको फिल करना पड़ेगा कि आईपीसी है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और आईपीयू है इरिगेशन पोटेंशियल यूज, कि जितना पोटेंशियल क्रिएट किया गया है वो ज़्यादा है और जो इरिगेशन पोटेंशियल यूज्ड है वो कम है। तो इसकी वजह से वाटर को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो गैप बन रहा है, आपको इस गैप को फिल करना है। दूसरा है यूज़ ऑफ ट्यूबवेल इन लास्ट माइल कनेक्टिविटी एरियाज़ की ट्यूबवेल जो है उनसे पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। आपको इनकी जगह पे माइक्रो इरिगेशन के जो इनपुट्स हैं जैसे कि स्प्रिंकलर हो गया, इनको आपको यूज़ करना चाहिए। और जो ट्यूबवेल है वो आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फिर आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, तभी आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है नीड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट टू वाटर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ, कि आप नई प्रोजेक्ट
का इंफ्रास्ट्रक्चर मत करो। जो आपके पास पुराने जो भी कैनाल वगैरह है या फिर जोहर तालाब है, आप उन्हीं को रिजुविनेट करो और उन्हीं को एफिशिएंटली यूज करो। नेक्स्ट है इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर बाय क्रिएशन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इंसेंटिवाइजेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, लोगों को सब्सिडीज़ वगैरह ये सब प्रोवाइड करनी चाहिए, बट लोगों को इस सब्सिडी का एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। जो ये आपका पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट है, इसको ना केवल आप जो कागज़ है उसके ऊपर ही आप इम्प्लीमेंट करो, बल्कि उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नेशनल वाटर फ्रेमवर्क को एनेक्ट किया जाना चाहिए। जो आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, इनको मर्ज किया जाना चाहिए नेशनल वाटर कमीशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इन सभी कमीशन या कमेटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा तो फिर आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये होता है कि कोई भी स्कीम्स जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए इन दोनों बॉडीज़ को नेशनल वाटर कमीशन के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, की जो सरफेस के ऊपर जो पानी है और ग्राउंड वाटर जो है, इनके मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम्स बनाई जानी चाहिए, कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये दोनों हम इन दोनों चीज़ों से साथ में कैसे टैकल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो भी आपका बारिश के टाइम में अगर मतलब मानसून वगैरह आता है और वो जो पानी होता है उससे भी आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और अगर आप खेतों में पानी देते हो या फिर जो भी है, तो वो भी बेसिकली एक तरीके से आपका जो ग्राउंड वाटर उसी को रिचार्ज करता है। तो आपको इनके लिए अलग अलग स्कीम नहीं बनानी चाहिए, इनके लिए इंटीग्रेटेड स्कीम बनानी चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉप मैनेजमेंट एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो बेसिकली वही था कि आपको जो फसलें पानी ज़्यादा यूज़ करती हैं, आपको उनकी बजाय जो फसलें कम पानी यूज़ करते हैं, बेसिकली जैसे पल्सेस हो गया या फिर मिलेट्स वगैरह हो गए, तो आपको इनको उगाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, और आपकी जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है इन फसलों की वजह से वो भी एनहेंस होती है। इसमें कुछ स्कीम्स है, जैसे कि मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, जो कि हरियाणा के अंदर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, जो कि बैम्बू की हेल्प से किया जाता है मेघालय के अंदर। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए, और इसके नीचे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या मेजर्स ले लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इरिगेशन को लेके, कि हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज़ वाटर क्राइसिस, की कैसे और किस हद तक माइक्रो इरिगेशन ने हेल्प किया इंडिया के वाटर क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। और माइक्रो इरिगेशन पे एक और क्वेश्चन है ये, जो कि 16 में आया था, कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या आपको ये बताना है, और फिर माइक्रो इरिगेशन का रोल बताना है क्या है इन इंक्रीजिंग द वाटर यूज, की इससे वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है। तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर हैं, और ये दोनों 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसका इंट्रो मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, कि आप माइक्रो इरिगेशन के लिए ये वाला स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद अगर आपको डेटा का यूज़ करना है तो आप ये वाला जो है इंट्रो में इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे माइक्रो इरिगेशन हेल्प करता है इन सॉल्विंग इंडियाज़ वाटर क्राइसिस। तो जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है वो डायरेक्टली वाटर को डिलीवर करता है उसकी रूट्स तक, जिससे कि वाटर का वेस्टेज कम होता है, 40 to 70% हायर एफिशिएंसी आती है देन फ्लड इरिगेशन। नेक्स्ट है लेस वाटर रिक्वायरमेंट कर्ब ओवर पंपिंग इन ओवर एक्सप्लोइटेड स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, कि माइक्रो इरिगेशन की वजह से क्या होता है कि आपको कम पानी की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप ओवर पंपिंग का यूज़ कम कर पाओगे मोस्ट बेसिकली पंजाब और हरियाणा वाले स्टेट्स में। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वो रिड्यूस कर देगा क्रॉप स्ट्रेस को और बूस्ट करेगा यील्ड को बाय 20 to 30%, कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म तरीके से हो पाएगा, और जो क्रॉप है उस पर स्ट्रेस कम आएगा, जिससे कि जो फार्मर है उसकी जो फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो 20 to 30% उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, और जिससे फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है लोअर वाटर यूज रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस फॉर पंप हेल्पिंग कट पावर सब्सिडीज एंड कार्बन एमिशंस, कि
अगर आप पानी का यूज़ कम कर रहे हैं तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशंस भी कम कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न राजस्थान वाला जो एरिया है, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बोरवेल वाले या ट्यूबवेल वाले पंप का यूज़ किया जाता है खेतों में सिंचाई करने के लिए। तो अगर आप पानी का कम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब डायरेक्टली मतलब तो यही है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं। जैसे कि पावर सब्सिडीज़, गवर्नमेंट को पावर सब्सिडीज़ कम करने में हेल्प मिलेगी और कार्बन का एमिशन भी कम होगा। नेक्स्ट है कि ये अनेबल करता है इरीगेशन को इन ड्रॉट प्रोन एरियाज और लो रेनफॉल एरियाज जहाँ पे कनाल और सरफेस वाटर स्कार्स है, कि माइक्रो इरीगेशन की हेल्प से जो ड्रॉट प्रोन या फिर जो कम रेनफॉल वाले एरियाज हैं वहाँ पे भी आप सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और पानी को एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, पानी का वेस्टेज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिएंट सप्लाई विद इरीगेशन मिनिमाइजेज लीचिंग लॉसेज एंड सोइल डिग्रेडेशन। अगर आप पानी को उसकी जड़ों तक ही जाने दे रहे हैं माइक्रो इरीगेशन की हेल्प से, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई अच्छे से हो पा रही है और इससे जो सोइल का डिग्रेडेशन है वो कम होगा। नेक्स्ट है ये प्रमोट करता है वाटर सिक्योरिटी एंड क्रॉप स्टेबिलिटी अमिड इरेटिक मानसून एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, कि चूँकि अभी क्लाइमेट चेंज की दिक्कत आ रही है तो इससे मानसून जो है वो काफ़ी मानसून जो है वो काफ़ी इरेटिक या फिर मैं ये बोलूँ कि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कि कुछ सालों में अल नीनो या ला नीना की वजह से कभी कम बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो जो माइक्रो इरीगेशन है वो हेल्प करता है वाटर सिक्योरिटी में और क्रॉप स्टेबिलिटी में। लेकिन माइक्रो इरीगेशन के कुछ चैलेंजेस भी हैं, कि आपको जो भी स्प्रिंकलर्स वगैरह हैं अगर आपको उनको सेटअप करना है तो उनकी इनिशियल कॉस्ट जो है सेटअप करने की बहुत ज़्यादा है। दूसरे लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस कम है। थर्ड ये है कि अगर जो फसलों के लिए जो एरिया है वो ज़्यादा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि लैंड होल्डिंग्स आपकी मतलब एरिया ज़्यादा है, तो आपको सेटअप करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी और आप एफिशिएंटली स्प्रिंकलर्स का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर लैंड होल्डिंग स्मॉल है तो वहाँ पे ये सेटअप करने में आपको दिक्कत आएगी, दूसरा आपको खर्चा भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है अनइवन अडोप्शन अक्रॉस स्टेट्स, की कुछ स्टेट्स ने माइक्रो इरीगेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया है और अडोप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ स्टेट हैं जहाँ पे इसको अडोप्ट नहीं किया गया है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे कि माइक्रो इरीगेशन को आप बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो इरीगेशन कवरेज हो गया, फार्मर्स की अवेयरनेस को बढ़ाओ, आप लोन स्कीम्स चलाओ ताकि लोग, क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो हो वो ज़्यादा है, तो अगर गवर्नमेंट अपनी साइड से कुछ इंसेंटिव्स देगी तो इससे फार्मर्स जो है वो इन चीज़ों को ख़रीद पाएंगे लोन्स वगैरह लेके। और नेक्स्ट है मैंडेटरी माइक्रो इरीगेशन फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जो भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उसके लिए आप माइक्रो इरीगेशन को मैंडेटरी कर दो। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। अभी हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं कि सजेस्ट करने मेजर्स जिससे कि आप इंप्रूव कर सकते हो वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम, ताकि आप इसका जुडिशियस यूज़ कर पाओ अंडर डिप्लेटिंग सिनेरियो। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाटर डिप्लेट कर रहा है, तो आप कुछ मेजर्स बताओ जिससे कि आप वाटर का स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम कर पाओ उसके जुडिशियस यूज़ के लिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इंट्रो तो आप यहीं से दे सकते हो कि डिप्लेशन वाला, कि मिहिर कमेटी रिपोर्ट वाला, ये वाला आप इंट्रो दे सकते हैं। फिर कुछ रीजंस बता सकते हो आप कि क्यों वाटर डिप्लेट कर रहा है, तो यहाँ से आप 4 से पॉइंट लिख सकते हो, कोई भी 4 से 5 पॉइंट आप लिख देना कि जिनकी वजह से, क्योंकि जब आप ये बताओगे कि कुछ, जब आप मेजर्स बताओगे वाटर डिप्लेशन को कम करने के लिए, तो उससे पहले आपको थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 पॉइंट्स यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर आपको इसके मेजर्स बताने हैं। तो जो हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि जोहड़ हो गया, तालाब हो गए, टैंक, पोंड, स्टेप वेल, जोहड़ वगैरह, इनको जो कि मिशन अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान है इसके अंडर इनको रिवाइव करना चाहिए। दूसरा है मैंडेटरी रूफटॉप हार्वेस्टिंग, अर्बन एरियाज़ के अंदर रूफटॉप हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दो और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के अंदर भी, ताकि जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है वो हो जाए। बिल्ड करना चाहिए, चेक डैम बिल्ड करो, आप चेक डैम बनाओ, आप परकोलेशन टैंक बनाओ, रिचार्ज पिट बनाओ टू एनहेंस एक्वीफर रिप्लेनिशमेंट। नेक्स्ट है कि आप साइंटिफिक डिसिल्टिंग करो, स्मार्ट गेट्स बनाओ, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करो ताकि आप रिजर्वायर का ऑपरेशन ऑप्टिमम तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट है जो
सर मैंने जैसे पहले बताया था कि जो सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है आप उनको इंटीग्रेट करो, जैसे कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो गया फॉर बैलेंस्ड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन इन कैचमेंट की इम्प्रूव करो आप इनफिल्ट्रेशन और रिड्यूस करो रन ऑफ थ्रू वेजिटेटिव बफर्स की आप एग्रो फॉरेस्ट्री और वेजिटेटिव बफर्स का यूज़ करके आप जो सोइल का रन ऑफ हो रहा है या फिर वाटर का जो रन ऑफ हो रहा है उसको आप कम कर सकते हो। जब भी भारी बारिश आती है तो क्या होता है कि जो मिट्टी है और जो पानी है, चूँकि वहाँ पे वेजिटेशन है नहीं तो पानी जो है वो रुकता नहीं है, वो स्पीड से वहाँ से स्पीडली वहाँ से निकल जाता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे एरिया में इनफिल्ट्रेशन बढ़ाना है और रन ऑफ को कम करना है। लास्ट क्वेश्चन है कि अब ये क्वेश्चन जो है ये एक ही बार पूछा गया है, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट के बारे में है कि इम्पैक्ट बताना है हमें नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट का इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ की जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ है जहाँ पे पानी कम है उन एरियाज़ में नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट का क्या रोल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। तो नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट क्या है, ये लॉन्च किया गया था 15-16 में अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि एम करता है कंजर्विंग सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी इन रेनफीड एंड वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि आप प्रमोट करो एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग और सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड और ड्रॉट प्रूफिंग करो इन वल्नरेबल एरियाज। नेक्स्ट है इंटीग्रेट करो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। तो एक तो इसने एनहेंस किया है वाटर अवेलेबिलिटी को कि आप रूफ टॉप हार्वेस्टिंग वगैरह वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपके पास बेसिकली आप पानी को स्टोर कर रहे हो तो आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी एनहेंस हो रही है कि ओवर 8 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए थे इस प्रोजेक्ट के अंडर। दूसरा है कि क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ गई क्योंकि आपके पास अभी पानी की अवेलेबिलिटी है तो क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ गई 30-50%, जिससे कि डबल क्रॉपिंग भी होने लग गई कि बहुत सारे एरियाज़ में ही होता था कि मोस्टली लोग मानसून पे डिपेंड करते थे फसलों में अपनी फसलें उगाने के लिए। तो जो मानसून वाला जो बेसिकली खरीफ वाला सीज़न है तो वो उसी सीज़न में अपनी फसलें उगाते थे और जो रबी वाला सीज़न है वहाँ पे उनके खेतों को खाली छोड़ देते हैं। लेकिन जब से वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है तो डबल क्रॉपिंग भी करने लगे हैं सेमी एरिड जोन में, जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होती है। इससे सोइल हेल्थ इम्प्रूव हुई है कि आपने कंट्योर बंडिंग का यूज़ किया है, वेजिटेटिव बैरियर्स का यूज़ किया है, चेक डैम्स का यूज़ किया है। ये बेसिकली ये जो तरीके हैं ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब पानी या मानसून जब भारी बारिश हो तो आपकी मिट्टी और पानी जो मतलब एक साथ बह के ना जाए, जैसे कि मिट्टी भी ख़राब हो जाती है, मिट्टी बह के चली जाती है, जो ऊपर वाली जो सतह होती है मिट्टी की जो कि मस्ट होती है फसलें उगाने के लिए। तो कंट्योर बंडिंग और वेजिटेटिव बैरियर्स और चेक डैम्स हेल्प करते हैं कि आप उस एरिया में थोड़ा वेजिटेशन उगा दो जिससे कि मिट्टी और पानी वहाँ से बह के ना जाए और आपकी जो उपजाऊ ज़मीन है वो वहीं पे रह जाए। नेक्स्ट है शिफ्ट टू डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग इम्प्रूविंग रेजिलियंस एंड इनकम, कि अभी आप पहले आप सिर्फ कुछ एक ही फसलें उगा पाते थे, जैसे कि पंजाब और हरियाणा वाला रीजन हो गया कि यहाँ पे सिर्फ चावल और गेहूँ या फिर मैं ये बोलूँगी शुगर के नहीं उगाया जाता था। लेकिन अब भी आप डाइवर्सिफिकेशन करने लग गए हैं फसलों का कि अभी आप मेज़ वगैरह उगा सकते हैं या फिर पल्सेज उगा सकते हैं। नेक्स्ट है सोइल का जो मॉइस्चर रिटेंशन है वो बढ़ गया है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की वजह से, और जो ड्रोट है वो कम हो गया है। इसका इम्पैक्ट जैसे कि कुछ स्टेट है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन्स में। नेक्स्ट है इसकी वजह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा है सच एज वाटर यूजर एसोसिएशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। लास्ट है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हुआ है कि हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई 20-40% एज पर ICAR एंड नीति आयोग इवैल्यूएशन 2023। ये एक रिपोर्ट का डेटा है जिसने बताया है कि वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से जो फार्मर्स की जो इनकम है वो 20-40% इंक्रीज हो गई है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि जो नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट है इसकी वजह से जो हमारा रेनफीड वाटर स्कार्स रीजन है वो ट्रांसफॉर्म कर गए इनटू प्रोडक्टिव जोन्स, एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू पार्टिसिपेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।